हेलो, वेलकम टू एनबीसी कंप्यूटर एजुकेशन। सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ये पार्ट नंबर 23 है। और आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे ओवरलोडिंग यूनरी ऑपरेटर। और इसके अंदर बताएंगे आपको प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट, प्लस प्लस और माइनस माइनस ये ओवरलोड कैसे होता है। तो ये प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है, सबसे पहले आपको यही समझना होगा। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे कोशिश की समझाने की। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लिया ए और इसकी वैल्यू आ गई मेमोरी में 10। उसके बाद एक वेरिएबल लिया हमने बी और यहाँ पे किया है बी इज इक्वल टू प्लस प्लस ए। तो ऑपरेटर हमने इस वेरिएबल से पहले यूज किया है, तो इसे बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट। तो इससे क्या होगा, पहले जो ए की वैल्यू 10 मेमोरी में है उसको ये इंक्रीज करेगा, इट मीन्स उसमें एक इंक्रीमेंट करेगा। और उसके बाद इस ए वेरिएबल की जो वैल्यू आई 11 उसको डाल देगा ये बी के अंदर। तो बी के अंदर आया 11। अब आप समझिए पोस्ट इंक्रीमेंट में देखिए सेम है, ए की वैल्यू मेमोरी में 10 है और बी इजिकल टू की हमने ए प्लस प्लस। इस बार हमने ऑपरेटिव साइड लगाया है, इसलिए बोलते हैं इसको पोस्ट इंक्रीमेंट। तो ये क्या करेगा, इंक्रीमेंट बाद में करेगा। पहले ए की जो वैल्यू है वो बी में स्टोर हो जाएगी, तो बी के अंदर वैल्यू आएगी 10। उसके बाद ए की वैल्यू मेमोरी में हो जाएगी 11। तो ये इनमें डिफरेंस है। पोस्ट इंक्रीमेंट में इंक्रीमेंट बाद में होता है, पहले अपना ऑपरेशन करेगा। उसी तरीके से प्री इंक्रीमेंट में पहले इंक्रीमेंट होता है, उसके बाद ऑपरेशन होता है। तो ये था प्री और पोस्ट में डिफरेंस। इसमें अगर ए की वैल्यू को ध्यान से देखिए, ए की वैल्यू यहाँ पे भी 11 आ रही है और यहाँ पे भी 11 आ रही है, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट हो या प्री इंक्रीमेंट हो, इंक्रीमेंट तो होना ही है। जो ऑपरेशन जो होता है उस पर फर्क पड़ता है। यही इन दोनों में डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं ओवरलोडिंग। प्री इंक्रीमेंट को प्लस प्लस और माइनस माइनस को ओवरलोड करते किस तरीके से है। तो सबसे पहले देखिए, इस क्लास को एबीसी क्लास है और ये इसका मेन फंक्शन है। तो इसको अच्छे समझने के लिए आपको यहाँ से देखिए ध्यान से, ए बी सी ओ बी जे वन ओ बी जे टू। इस लाइन का मीनिंग है कंप्यूटर की मेमोरी में दो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किए, ओ बी जे वन ओ बी जे टू इस क्लास के हैं। और इस क्लास के अंदर सिर्फ एक वेरिएबल है ए। तो दोनों ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग ये वेरिएबल डिफाइन कर लेगा। ये ऑब्जेक्ट वन का ए है और ये ऑब्जेक्ट टू का ए है, राइट। उसके बाद देखिए ओ बी जे वन डॉट सेट वैल्यू, अब ये सेट वैल्यू पे जाएगा यहाँ पे, और ये जो वैल्यू है 10 वो जाएगी x में, और x की वैल्यू को डाल देगा फिर ये a में। और ये जो a वेरिएबल है ये कौन से ऑब्जेक्ट का है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ये उस ऑब्जेक्ट का होगा जिस ऑब्जेक्ट से आपने इसको कॉल किया। आपने कॉल किया ऑब्जेक्ट वन से, तो ऑब्जेक्ट वन के a में वैल्यू जाएगी 10। तो ऑब्जेक्ट वन की वैल्यू आ गई मेमोरी में 10। उसके बाद यहाँ पे देखिए ओबीजे टू इज इक्वल टू प्लस प्लस ओबीजे वन। देखिए हमने कभी भी प्लस प्लस को किसी ऑब्जेक्ट के साथ नहीं लगाया और यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे हम इस ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं, और वो भी प्री इंक्रीमेंट को, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट से पहले यूज किया प्लस प्लस। तो इस लाइन से क्या होगा, ये यहाँ से इस वाले फंक्शन पे जाएगा, ऑपरेटर नाम के फंक्शन पे। अगर आप ऑपरेटर नाम का फंक्शन डिफाइन नहीं करेंगे तो डेफिनेटली फिर ये एरर देगा। तो यहाँ से गया ये इस वाले फंक्शन में, और उसके बाद क्या किया, ए इज इक्वल टू ए प्लस वन। तो कौन से वाले ए की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, जिस ऑब्जेक्ट की वजह से यहाँ पे गया है। ये ऑब्जेक्ट वन की वजह से यहाँ पे आया है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट वन का जो ए है वो हो जाएगा मेमोरी में 11। यहाँ तक की आप बात समझ गए होंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है रिटर्न दिस। अब ये दिस का क्या चक्कर है, ये बता चुके हैं आपको प्रीवियस वीडियोज में भी। अगर आपके ये समझ में नहीं आया दिस क्या होता है, तो आप हमारी इस वीडियोज़ को देखिए, और इस वीडियो का जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे। आप वहाँ पे जाकर के लिंक को ओपन करके इसको रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं क्या होता है दिस पॉइंटर। थोड़ा सा आइडिया आपको यहाँ पे देंगे हम। देखिए दिस का मतलब होता है जिस ऑब्जेक्ट से आपने इस फंक्शन को कॉल किया उसको जो रेफरेंस है वो दिस नाम के पॉइंटर में ऑटोमेटिकली आ जाता है, राइट। तो अगर हम यहाँ रिटर्न कर रहे हैं दिस को, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस ऑब्जेक्ट से आप इसके अंदर आए थे ऑब्जेक्ट वन से, तो ऑब्जेक्ट वन का जो रेफरेंस है उसको रिटर्न करेगा किसके अंदर, ऑब्जेक्ट टू में। तो जो ऑब्जेक्ट वन की जो वैल्यू थी ए की, वो सेम वैल्यू जाएगी ऑब्जेक्ट टू में, राइट। तो ये प्री इंक्रीमेंट की वजह से होगा कि पहले इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हुई ऑब्जेक्ट वन की, और वो सेम ऑब्जेक्ट टू में भी चली गई। और जब ये प्रिंट करेगा ऑब्जेक्ट टू से डिस्प्ले को, तो ऑब्जेक्ट टू का जो डिस्प्ले के अंदर आएगा, तो इसकी जो ए की वैल्यू है वो है 11, तो ये प्रिंट कर देगा 11। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट वन से जब डिस्प्ले पे जाएगा तो अब प्रिंट करेगा इसकी वैल्यू भी 11। तो ये तो था प्री इंक्रीमेंट। और अब हम बात करते हैं ओवरलोडिंग, पोस्ट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर की। तो ये देखिए क्लास पहले की तरह बनाई सेम हमने, बस थोड़ा चेंज यहाँ पे है और थोड़ा सा चेंज यहाँ पे है। तो यहाँ से जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू दोनों के लिए ए की जो लोकेशन है वो अलग अलग बन जाएगी।
और अब यहाँ से जब कॉल किया हमने सेट वैल्यू को, तो ऑब्जेक्ट 1 से कॉल किया तो ऑब्जेक्ट 1 के ए की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 10, राइट, क्योंकि 10 को हमने यहाँ पे पास किया और ये वापस इसने ए में स्टोर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये लाइन मेन है, ऑब्जेक्ट 2 इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट 1, और प्लस प्लस हमने बाद में लगाया ऑब्जेक्ट के, तो इसलिए ये पोस्ट इंक्रीमेंट को ओवरलोड कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए यहाँ से जाएगा ये इस वाले फंक्शन पे, और यहाँ पे आने के बाद ये देखिए ए बी सी टैम्प इज इक्वल टू दिस। दिस का मतलब बताया था मैंने थोड़ी देर पहले आपको कि जिस ऑब्जेक्ट से आप फंक्शन के अंदर आते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है वो दिस पॉइंटर में ऑटोमेटिक आ जाता है। तो उसको रख लिया हमने टैम्प नाम के नए ऑब्जेक्ट में। तो टैम्प एक नया ऑब्जेक्ट बना, फिर इसका भी ए बनेगा, और उसके अंदर इसने किसको रख लिया, दिस। दिस का मतलब ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 1 का मतलब ए की वैल्यू 10, तो वो इसने टैम्प में स्टोर कर ली। उसके बाद नीचे आएगा और यहाँ पे करेगा ए इज इक्वल टू ए प्लस 1। तो ए की जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होगी। कौन सी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, इसकी या फिर इसकी, क्योंकि ये हम यूज कर रहे हैं ए को डायरेक्टली, तो ऑब्जेक्ट 1 से इसके अंदर आए थे, तो ऑब्जेक्ट 1 का जो ए है वो इंक्रीमेंट होगा। तो ऑब्जेक्ट 1 की जो ए की वैल्यू है वो इंक्रीमेंट हो गई, लेकिन टैम्प के अंदर अभी 10 ही है, और रिटर्न किया हमने किसको, टैम्प को। और टैम्प के अंदर जो पहला ए था 10 वो रिटर्न होगा, और वो जाएगा कहाँ पे, ऑब्जेक्ट 2 में। तो ऑब्जेक्ट 2 के अंदर वैल्यू आएगी 10। तो देखिए पोस्ट इंक्रीमेंट हुआ, ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यू तो 11 आई, लेकिन ऑब्जेक्ट 2 में तो हमारा 10 ही आएगा ना। और जब प्रिंट करेंगे ऑब्जेक्ट 2 से डिस्प्ले से जाके, ये देखिए ए की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, 10, और अगर ऑब्जेक्ट 1 की जो वैल्यू देखेंगे तो वो आएगी 11। क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट हो या प्री इंक्रीमेंट हो, ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यू तो इंक्रीमेंट होनी है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट 1 की जो ए की वैल्यू है वो तो 11 ही आएगी। अब इसको थोड़ा सा सिस्टम पे चला कर देखते हैं कि ये काम सही भी कर रहा है कि नहीं। तो चलते हैं आईडीई में, ये आ गया हम आईडी में, और यहाँ पे देखिए सेम प्रोग्राम बना के रखा है मैंने, जिससे टाइम वेस्ट ना हो। और जैसे आप इसको रन करेंगे तो क्लिक करते देखिए आपके सामने यहाँ पे ए की वैल्यू हमारी 10 और बी की वैल्यू आ गई हमारी, सॉरी ऑब्जेक्ट 2 का जो ए है वो 10 और ऑब्जेक्ट 1 की जो वैल्यू आई वो आई 11। अब इसमें अगर प्री डिक्रीमेंट की बात करें तो प्री डिक्रीमेंट के लिए आपको सिंपल क्या करना होगा, बस यहाँ प्लस प्लस को यहाँ से हटाएंगे, यहाँ कर देंगे माइनस माइनस, और उसके बाद यहाँ पे भी हम कर देंगे माइनस, और उसके बाद यहाँ पे भी जहाँ पे प्लस प्लस को यूज़ किया है यहाँ पे भी माइनस माइनस, और सिंपल आप इसको रन कर देंगे। तो जो हमारा यहाँ पे देखिए थोड़ा सा चेंज कुछ हो गया, माइनस यहाँ से हट गया, तो यहाँ माइनस लगाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे आप रन करते हैं। तो जैसे आप रन करेंगे तो देखिए आपके सामने जो वैल्यू आई 10 ही आई, लेकिन 9 ये किसकी वैल्यू है, ये तो है ऑब्जेक्ट 2 की, और ये है ऑब्जेक्ट 1 की, क्योंकि ऑब्जेक्ट की वैल्यू तो डिक्रीमेंट होनी होनी है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको लग रहा है कुछ सीखने को मिल रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।